Hello everyone. Now we are coming with the new lecture that is types of watershed, and this lecture is delivered by the Neha Chauhan. तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटरशेड की। तो उससे पहले हम समझ तो हम पहले बात करते हैं वाटरशेड की। वाटरशेड क्या होता है? एक एरिया ऑफ लैंड जहाँ पर सारा जो पानी है वो ड्रेन होगा एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी के अंदर। वो वाटर बॉडी कुछ भी हो सकती है, रिवर हो सकती है, लेक हो सकती है, ओशियन हो सकती है, लार्ज हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। वाटरशेड को हम ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। ये बेसिकली इसके सिनोनियम्स होते हैं जो हम अलग अलग टर्म्स में, लाइक अगर हमें स्मॉल एरिया की हम बात करें, किसी स्पेसिफिक लैंड एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम कैचमेंट एरिया का यूज़ करते हैं, कैचमेंट एरिया टर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी लार्ज लैंड एरिया की बात कर रहे हैं तो हम ड्रेनेज बेसिन जो टर्म है उसका यूज़ करते हैं। वाटरशेड जैसे हमने बात करी स्मॉल हो सकता है, अगर वो नेबरहुड या किसी फार्म का एरिया है वहाँ पर वो अगर पानी कलेक्ट हो रहा है तो वो होगा स्मॉल वाटरशेड। लेकिन जब हम किसी लार्ज की बात करेंगे, लार्ज रीजन की बात करेंगे, चाहे कंट्री की बात करेंगे, तो वो हमारा लार्ज वाटरशेड होगा। इसके अलावा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ड्रेनेज यूनिट फॉर सरफेस वाटर रन ऑफ। जो एक वाटरशेड है, जब हम इसको दूसरे से अलग करने की बात करते हैं तो उसमें एक नेचुरल बाउंड्री के द्वारा इसको अलग किया जाता है, जिसको हम वाटर डिवाइड या फिर रिज लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड। मेनली जो वाटरशेड है उसको हम साइज, शेप और लैंड यूज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले है साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो मेनली हम इसको 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले है स्मॉल वाटरशेड, सेकेंड इज मीडियम वाटरशेड एंड थर्ड इज लार्ज वाटरशेड। जो स्मॉल वाटरशेड है इसके अंदर जो साइज रहेगा वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहता है, और जो बारिश है, शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल इवेंट इसके अंदर अकर होते हैं, और ओवरलैंड फ्लो और लैंड फेज इसके अंदर डोमिनेंट प्रोसेसेस रहती है। जबकि सेकंड जो है मीडियम वाटरशेड, इसका साइज 250 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में होता है। साइज इसका मॉडरेट रहेगा, इसको मैनेज करना इजी होता है, और मॉडरेट अमाउंट के अंदर रेनफॉल इसके अंदर होती है। लैंड फेज और जो ओवरलैंड फ्लो है वो एक प्राइमरी फैक्टर इसके अंदर होते हैं। थर्ड आता है लार्ज वाटरशेड, जिसके अंदर साइज 2500 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहता है, और हाई इंटेंसिटी के अंदर रेनफॉल होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल इवेंट अकर होते हैं, हाई इंटेंसिटी के अंदर होती है लेकिन बारिश इसमें। और जो चैनल फेज है वो इसके अंदर प्रोमिनिएंट फैक्टर होता है। चैनल स्टोरेज इसके अंदर एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लार्ज वाटरशेड होगा, एरिया लार्ज होगा, साइज इसका लार्ज है, तो हाई इंटेंसिटी के अंदर अगर बारिश हो रही है तो जो पानी है वो लार्ज अमाउंट के अंदर स्टोर होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड बेस्ड ऑन लैंड यूज़। तो जो लैंड यूज़ के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि हम इनफिल्ट्रेशन रेट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ड्रेनेज जो है, वाटर रिचार्ज कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए हम लैंड यूज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो इसके अंदर आता है एग्रीकल्चरल वाटरशेड, अर्बन वाटरशेड, माउंटेनियस वाटरशेड, फॉरेस्ट वाटरशेड, डेजर्ट वाटरशेड, कोस्टल और मार्श वाटरशेड और मिक्स्ड वाटरशेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल वाटरशेड। लैंड यूज डिफाइंस एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटरशेड, और क्लासिफिकेशन जो है वाटरशेड लैंड यूज के बेसिस पे वो है। अब इस इमेज के अंदर जो है लैंड यूज की क्लासिफिकेशन में जितने भी उसके टाइप्स थे वो डिफाइन कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, यहाँ से जो वाटरशेड क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे माउंटेनियस वाटरशेड। बेसिकली यहाँ पे जो स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो जो वाटर मेल्ट होगा वो एक ट्रिब्यूटरी बढ़ाएगा, और जहाँ एक वाटर आउटलेट जो ड्रेनेज पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम वाटरशेड बोलेंगे माउंटेनियस वाटरशेड। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज का दिखा रखा है, यहाँ पे फिर मेरीन जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये दिखा रखा है, ये फार्मिंग का दिखा रखा है कि यहाँ पे जो हम वाटरशेड बनाएंगे उसको एग्रीकल्चरल वाटरशेड, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चरल वाटरशेड, जो कि सिग्निफिकेंट लैंड यूज चेंज को फॉलो करता है। इसके अंदर हम मेनली जो लैंड है उसका क्रॉप रोटेशन, स्ट्रेट रो, कंटूर, ग्रास लैंड या फिर फॉरेस्ट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। मेनली यहाँ की जो लैंड होगी उसका इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, और इरोजन जो है वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो रन ऑफ है वो भी कम होगा। उसके बाद आता
आता है अर्बन वाटरशेड। अर्बन वाटरशेड के अंदर क्या होता है, मेनली जो वाटर है वो कहाँ से ड्रेन होगा, बिल्डिंग से आएगा, रोड से आएगा, स्ट्रीट से, पेमेंट और पार्किंग लॉट से। तो ये जो फीचर हैं वो क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन रेट को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, कोई नेचुरल पैटर्न होता नहीं है, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन रेट कम होगा और जो नेचुरल पैटर्न है वो इसके अंदर लगभग क्या होता है, अल्टर हो जाता है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट वाटरशेड। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है कि जो हाइड्रोलॉजिकल बिहेवियर है फॉरेस्ट वाटरशेड का वो थोड़ा डिफरेंट होता है एग्रीकल्चरल और अर्बन वाटरशेड से। इसके अंदर जो इवेपोट्रांसपिरेशन है वो डोमिनेंट कंपोनेंट होता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल का, और जो ग्राउंड है वो लीव्स से हो गया, स्टेम, ब्रांचेस, वुड से कवर्ड होता है, और मेनली जो इसके अंदर लैंड होती है वहाँ पे हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट भी ठीक रहता है और जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी ठीक रहता है। नेक्स्ट इज माउंटेनियस वाटरशेड। जो लैंडस्केप है ऑफ दीज वाटरशेड इज प्रीडोमेंटली माउंटेनियस होता है, और इसके अंदर क्या होगा कि जो मेनली स्नोफॉल इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो हाई एल्टीट्यूड होगा, स्लोप जो है वो हाई होगा, वेजिटेशन भी हाई होती है। इसको हम एज अ फॉरेस्ट वाटरशेड भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर वेजिटेशन है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप प्रेजेंट होंगे, और जो सोइल है वो कम पोरस होती है, इनफिल्ट्रेशन जिसकी वजह से कम होगा, और सरफेस रन ऑफ इसके अंदर एक हाई या कह सकते हैं डोमिनेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट इज डेजर्ट वाटरशेड। ये जो है डेजर्ट वाटरशेड, यहाँ पे बारिश कम होगी, वेजिटेशन बहुत कम होगा, और मेनली जो सोइल है वो सैंडी होगी, और एनुअल रेनफॉल बहुत कम होगा। सैंड ड्यून्स और सैंड माउंट्स बढ़ेंगे बाय ब्लोइंग विंड्स, और स्ट्रीम की डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम है डेजर्ट वाटरशेड के अंदर। नेक्स्ट इज कोस्टल वाटरशेड। तो जो कोस्टल वाटरशेड होगा इसके अंदर मेनली क्या होता है कि टाइडल एक्शन, वेव और टाइडल एक्शन जो है वो इसके अंदर हाइड्रोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा। जो रेनफॉल है वो काफ़ी हाई होती है, बट चैनल कंट्रोल फ्लो के अंदर नहीं होगा, और सेवरल लोकल फ्लडिंग भी हो सकती है। कोस्टल वाटरशेड के अंदर जो टाइडल एक्शन होगा उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप है उसको थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें मेनली क्या होगा कि यहाँ पे सोल्ट जो है वो बहुत हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और कोस्टल इरोजन भी एक इसके अंदर एक कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम टाइडल एक्शन की वजह से प्रेजेंट होती है। और लैंड यूज चेंज इसके अंदर कॉमन होगा। लैंड यूज चेंज का क्या मतलब है, जो लैंड यूज चेंज है इसके अंदर मेनली जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी लैंड को इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं उसके यूज़ को, उसको हम लैंड यूज चेंज कहते हैं। एक तरह की प्रोसेस जिसके अंदर फार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपनी लैंड का एक यूज़ से दूसरे यूज़ के अंदर, ताकि उसको जितना मैक्सिमम बेनिफिट वो अटेन कर सकता है वो उससे करे। नेक्स्ट इज मार्श, ओल्ड वेटलैंड और वाटरशेड। इसके अंदर क्या होगा कि जो मेनली जो लैंड है वो फ्लैट होगी, मार्शेस, वाटर कोर्सेज प्रेजेंट होंगे, और वाइल्ड लाइफ से रिच्ड होती है। इसके अंदर प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन भी प्रेजेंट होगा, तो वेपोरेशन भी डोमिनेंट फैक्टर हो गया, लेकिन इसके अंदर जो फॉर वाटर इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर टू सेटिस्फाई वेपोरेटिव डिमांड। इसके अंदर नॉर्मली हाई रेनफॉल होती है, लेकिन मार्शी लैंड होने की वजह से जो इनफिल्ट्रेशन रेट है इसके अंदर कम रहता है। नेक्स्ट इज वाटरशेड की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। तो मेनली हम शेप के बेसिस पे दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर, सेकंड इज इरेगुलर। जो रेगुलर है उसको हम फैन शेप वाटरशेड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि जो ट्रिब्यूटरीज का साइज है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, वो एक टाइम के ऊपर आउटलेट के अंदर जाके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलती है, ठीक है। जबकि जो इरेगुलर शेप का होगा उसके अंदर जो ट्रिब्यूटरीज का साइज है वो इक्वल नहीं होगा, और वो सेम टाइम के अंदर आके वाटरशेड के अंदर नहीं मिलेंगी। तो इरेगुलर के अंदर ये रहता है। तो मेनली हम क्लासीफाई क्यों करते हैं शेप के बेसिस पे, ताकि हम रन ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर सकें, और किस टाइम में कौन सी वाटरशेड जो है वो कंप्लीट बन रहा है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज वाटरशेड के अंदर आके कितने टाइम में आ रही हैं, वो डिसाइड करने के लिए हम शेप के बेसिस पे वाटरशेड को क्लासीफाई करते हैं। के बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड। तो वाटरशेड बनाने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ताकि जो फार्मर है, जो सोसाइटी है, उसके लिए उसका यूज़ हो प्रॉपर।
उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वाटरशेड का रिकॉग्निशन एज अ यूनिट फॉर डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड। तो लैंड का एफिशिएंट यूज करने के लिए हम इस तरह से उसको डेवलप करते हैं लैंड कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। लैंड कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं? एक तरह की लैंड सूटेबिलिटी, जिसके अंदर हम लैंड की क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी कल्टीवेशन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे लैंड विच आर सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड विच आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। सेकेंड है फ्लड कंट्रोल थ्रू स्मॉल मल्टीपर्पज रिजर्वायर एंड अदर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एट द हेड वाटर ऑफ स्ट्रीम्स एंड प्रॉब्लम एरियाज। तो हम दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो हमारा रहेगा फ्लड को कंट्रोल करने का। हम मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर्स बना सकते हैं, अदर कुछ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऐसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम फ्लड को कंट्रोल कर सकें और उस वाटर को जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पे हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। थर्ड इज़ एडवोकेट वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक है, जो एनिमल्स हैं और अदर जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, एग्रीकल्चरल या फिर जो इंडस्ट्रियल नीड है, उसके लिए हम एडवोकेट वाटर को सप्लाई कर सकें। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और सोइल पोल्यूशन। तो सोइल पोल्यूशन का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है, इनका हम रिडक्शन कर सकते हैं वाटरशेड क्रिएशन से। इसके अलावा एफिशिएंट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर इम्प्रूविंग दी एग्रीकल्चरल एंड अलाइड ऑक्यूपेशन, ताकि हम जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ऑफ द लोकल रेजिडेंट उसको हम इम्प्रूव कर सकें। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं उनको हम इस तरह से यूज़ करें ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके साथ जो ऑक्यूपेशंस जुड़े हुए हैं उसको हम इम्प्रूव करके जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनकी इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, जैसे पिकनिक और कैंपिंग साइट्स का हम वहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं ताकि जो फैसिलिटीज़ हैं उसका एक्सपेंशन हो सके। अभी ये इमेजेस के अंदर भी दिखाया हुआ है कि जैसे इंटीग्रेटेड जो वाटरशेड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर यही बताया हुआ है कि एक हम प्रमोशन कर सकते हैं सस्टेनेबल यूज़ का ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा हम कुछ ऐसे प्रमोशन और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला सकते हैं जिससे कि जो लोगों में अवेयरनेस आए, इसके साथ साथ उनकी जो इनकम है वो भी, उसका भी एक सोर्स बने। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है इसके अंदर दिखा रखा है कि हम एक तो हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, एक हम इकोनॉमी और सोसाइटी। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तो वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, एक्वेटिक जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज को कम से कम वो करने के लिए, कम करने के लिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आएगा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जैसे एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसके अंदर जो हमने अभी बात करी थी कि भाई इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें ताकि जो एग्रीकल्चर की और जो अलाइड ऑक्यूपेशंस हैं उसकी भी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, फॉरेस्ट्री, टूरिज़्म जैसे हमने बात करी थी कि हम जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि जो पिकनिक कैंपिंग साइट जो टूरिज़्म है वो इसके अंदर इन्हेंस हो। इसके बाद आता है सोसाइटी जैसे कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भी प्रॉपर क्वालिटी के अंदर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है गुड क्वालिटी का, फ्लड रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिक्रिएशन कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट और लैंड यूज़ जो हमने अभी डिस्कस किया था कि लैंड यूज़ एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लैंड का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक से दूसरे के अंदर ताकि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। नेक्स्ट इज पावर। तो ये भी जो वाटरशेड है उसके ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है एक टर्म पावर। पी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूडर, फ्यूल, फ्रूट, फाइबर, फिश, मिल्क कंबाइंड ऑन सस्टेन्ड बेसिस के ऊपर हम इनको कंबाइन करके इनका प्रोडक्शन करें। सेकेंड इज पोल्यूशन को कंट्रोल करके और फ्लड को कंट्रोल करें ताकि जो वाटर है उसको हम क्या कर सकें एफिशिएंटली, अगर हम उसका यूज़ करेंगे, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे तो जो फ्लड है वो कंट्रोल होगा, पोल्यूशन है वाटर का वो कंट्रोल होगा।
और इसके अलावा हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो अलाइड ऑक्यूपेशंस हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन हम सस्टेन्ड बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओ फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो हमारे नेचर के जो हैं प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बायोटिक जो इंटरफेरेंस होता है, मेनली जो एनिमल्स हैं, ओवर ग्रेजिंग की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम मिनिमाइज करके क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आता है ऑपरेशनल पार्टिसिपेबिलिटी ऑफ ऑल ऑन फार्म ऑपरेशंस एंड फॉलो अप प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग इजी अप्रोचेबिलिटी टू डिफरेंट लोकेशंस इन वाटरशेड, कि हम इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, फार्म ऑपरेशंस, और उन प्रोग्राम्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि हम अलग अलग लोकेशंस के ऊपर वाटरशेड की क्रिएशन कर सकें। उसके बाद आता है डब्ल्यू फॉर वाटर स्टोरेज। हम ऐसी लोकेशंस देख सकते हैं जो अलग अलग पर्पस के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स ऐसी बनाएं वाटर को स्टोर करने के लिए जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करी जा सके। उसके बाद आता है वाइल्ड एनिमल और इंडिजिनस प्लांट लाइफ कंजर्वेशन है। सेलेक्टेड प्लेसेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है और जो इंडिजिनस प्लांट लाइफ है उसका हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले अभी वाटरशेड के टाइप्स में पढ़ा था, लैंड यूज वाटरशेड के अंदर ही जो मार्शी वेटलैंड है वहाँ पे मेनली जो वाइल्ड लाइफ है वो प्लेंटी के अंदर, वहाँ पे वेजिटेशन भी है, वाइल्ड लाइफ एनिमल भी है। तो अब यहाँ पे बात आई कि सिलेक्टेड प्लेसेस के ऊपर हम कर सकते हैं, तो वो प्लेस भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। वाइल्ड एनिमल जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में है, काफ़ी नंबर में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है ई। नेक्स्ट इज ई फॉर इरोजन कंट्रोल, इकोसिस्टम सेफ्टी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो मेनली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स वाटरशेड की अलग अलग मल्टीपर्पज़ के लिए डेवलप करेंगे तो उससे हमें क्या रहेगा, एक तो हमारी जो लेबर है उसको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ से कर सकते हैं कि वाटरशेड की स्ट्रक्चर के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी और जो हमारा जो पानी है उसका वेस्टेज जो है वो कम से कम होगा, तो इकोसिस्टम की सेफ्टी और इरोजन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज आर फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हम जो ग्राउंड वाटर है उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इसके लिए हम डैम्स बना सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन बेसिन्स बना सकते हैं, परकोलेशन टैंक्स बना सकते हैं, उसका क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉट हजार्ड्स की रिडक्शन, सिल्टेशन की रिडक्शन, मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर्स की फॉर्मेशन करके हम सिल्टेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सिल्टेशन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो सेडिमेंट्स है लाइक सिल्ट है, क्ले है, उसका एक्यूमुलेशन होता है। तो मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर्स की फॉर्मेशन से सिल्टेशन की रिडक्शन हम कर सकते हैं। इसके अलावा आता है रिक्रिएशन, जिसके अंदर हम मेनली इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रिक्रिएशन के अंदर हम ऐसे प्लेस, ऐसे टूरिज्म प्लेसेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड। जो वाटरशेड है बेसिकली इसके अलग अलग बेनिफिट है, फिर वो चाहे एनवायरमेंटल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो। पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट के अंदर जो वाटर की क्वालिटी है वो मेन रोल प्ले करती है कि हम वाटरशेड की हेल्प से जो पोल्यूटेंट है उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, जितने भी सेडिमेंट्स हैं पानी से वो रिमूव कर सकते हैं ताकि वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सेकंड इज़ हैबिटेट कंजर्वेशन। जैसे हमने बात करी थी लैंड यूज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जब हमने करी थी, तब हमने देखा था कि जो वाइल्ड लाइफ है उसका हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। जहाँ प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट है, रेनफॉल है, प्रॉपर उनकी जो हैबिटेट है वो कंजर्व कर सकते हैं उस एरिया के अंदर। तो जो वाटरशेड है वो ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करता है डाइवर्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज के लिए, जहाँ उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोइल इरोजन प्रिवेंशन। जो वेजिटेशन है मेनली वाटरशेड के अंदर सोइल को होल्ड करने में हेल्प करेगा और इरोजन को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट रेगुलेशन। जो वाटरशेड है वो रोल प्ले करेगा लोकल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में।
जो टेम्परेचर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा, और जो परसिपिटेशन पैटर्न है, जो रेनफॉल का पैटर्न है, उसको क्या करता है, उसको भी अफेक्ट करेगा और रेगुलेट करेगा। उसके बाद अगला है सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट के अंदर फर्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो जो वाटर सप्लाई हो वो कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाए, ये भी वाटर शेड इंश्योर करता है। वाटर शेड के अंदर ये एक मतलब सोर्स है, प्रोवाइड करता है, जो कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर कम्युनिटीज़। नेक्स्ट इज़ रिक्रिएशन एंड टूरिज़्म। वाटर शेड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करेगा कि हम यहाँ पे रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो टूरिज़्म फैसिलिटीज़ हों, ये ऑफ़र करें, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इसके अंदर अकर होता है। नेक्स्ट इज़ फूड सिक्योरिटी। वाटर शेड जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जैसे हमने बात करी थी एग्रीकल्चरल वाटर शेड की, फॉरेस्ट वाटर शेड की, तो ये बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए हैं, जो कि फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं फॉर लोकल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी इंगेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, जैसे हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही, कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स ऐसे जो हैं वो हम करवा सकते हैं, ताकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, उनके बीच में अवेयरनेस बढ़े, और जो सोशल कोहेशन और कलेक्टिव जो एक्शन है वो प्रमोट किया जा सके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट। इसके अंदर आएगा वाटर सप्लाई कॉस्ट सेविंग हो, जो भी वाटर की सप्लाई है वो इस अमाउंट के अंदर हो कि हम प्रॉपर उसका फ़ायदा उठा सकें। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर हो। टूरिज़्म रिवेन्यू और जॉब क्रिएशन जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आता है इसके वाटर शेड के अदर बेनिफिट्स क्या हैं। पहला है कि ये वो जो फ्लड है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, जो वाटर फ्लो है उसको रेगुलेट करने में मदद करेगा, और जो फ्लडिंग है उसके रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट इज़ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो मेनली जो वाटर शेड है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मेन रोल प्ले करता है और हेल्थी एक्वीफायर्स को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसको स्टोर करना, वो नेचुरली हो सकता है, आर्टिफिशियली हो सकता है। तो जो वाटर शेड है उसको स्टोर करेगा और जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करेगा, कम करेगा। नेक्स्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जो वाटर शेड है वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं या फिर जो इकोसिस्टम, जो ऐसे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो एंडेंजर्ड हैं, लुप्त होने को हैं, उसको क्या करता है, कंजर्व करने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।